Types of financial market. We have 6 different types of financial market. First is money market. Money market is a type of financial market for lending or borrowing short-term loans with a maturity of less than 1 year. अगर कभी इन फ्यूचर कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी काम आएगी आपको ये, और बाकी नॉर्मल आपकी लर्निंग के लिए भी. मनी मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर लेंडिंग और बोरोइंग शॉर्ट टर्म लोन्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर. डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, मतलब इक्विटीज़ नहीं होती हैं. मनी मार्केट में इक्विटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, और इक्विटी और शेयर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. कोई लेस देन 1 ईयर के लिए शेयर खरीदता ही नहीं है अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो हमने पढ़ा है कि वॉरेन बफेट साहब तो कहते हैं कि एक आइडियल इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है फॉर एवर के लिए, हमेशा को होल्ड करना है. या फिर अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये सोच के लो कि 10 साल मार्केट बंद है, तो 10 साल मिनिमम मानते हैं कि 10 साल तो मिनिमम आपको रखना ही रखना है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो 1 साल के लिए ही होता है, तो अगर 1 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इक्विटी नहीं हो सकता. सिंपल सी चीज़. अच्छा, दूसरी बात ये कि मनी मार्केट में भी रिस्क होता है और कैपिटल मार्केट में भी रिस्क होता है. रिस्क दोनों जगह है. कल हम लोगों ने बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड. प्रैक्टिकली देखा था उनके पोर्टफोलियो को जाके. तो ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं होता है, रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व है. लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि इस तरह से अपने जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, आप सीखते जाएंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपने फ़ंड को कैसे डाइवर्सिफाई करना है. फिर मैं आपको पोर्टफोलियो भी एक बार दिखाऊंगा कि मैंने क्या कर रखा है. बेसिकली मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है वो मेरा एक आइडियल पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल करता रहता हूँ. तो मैंने तो अपने मोर देन 70 फंड्स ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैं पहले टेस्ट करता हूँ, अपने ऊपर टेस्टिंग करता हूँ. मतलब किसी इन्वेस्टर के ऊपर कभी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए. पहले आप खुद अपने ऊपर टेस्ट करिए, आपको अगर फ़ायदा होता है तो मैं फ़र्दर उसको रेकमेंड करता हूँ कि हाँ ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके देख लिया है, सारे पैरामीटर्स पे ठीक है ये, अब मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ. जनरली लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उसके पैसे को ख़राब करते हैं, और उसके बाद फिर जब बढ़िया रिजल्ट आता है तब फिर अपने लिए परचेज़ करते हैं. लेकिन मैं इसका उल्टा करता हूँ. मैं टेस्ट कुछ करना होता है, कोई प्रैक्टिकल करना होता है, अपने ऊपर करना. जैसे चाइना को कोविड वैक्सीन को टेस्ट करना था तो उसने किसके ऊपर टेस्ट किया था, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर टेस्ट किया था. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लेंडिंग और बोरोइंग होती है शॉर्ट टर्म्स के लिए, मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, और इसमें प्लेयर्स यूजली कॉर्पोरेट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं या बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं, और इसमें जनरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है. कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है. कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है. ये आप लोगों को शायद थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा कि कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट जनरली ज़्यादा बड़ा होता है. द इंस्ट्रूमेंट्स डील इन द मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स. ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं. इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेस देन 1 ईयर का मैच्योरिटी होता है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स मैच्योरिटी डेट होगी. इसके बाद कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स. कैपिटल मार्केट में डेट एंड इक्विटी दोनों होता है. डेट और इक्विटी में डिफरेंस समझते हैं. डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है. जो डेट होते हैं वो बोरोड फंड होते हैं, और इक्विटी मतलब खुद के फंड्स होते हैं. तो अगर कोई आईपीओ लेके आता है अपना, तो आईपीओ में वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहा होता है, मतलब वो अपने शेयर्स को बेचता है, अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचता है. तो कैपिटल मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक को शेयर भी कहते हैं, एंड बॉन्ड्स. दिस मार्केट इज़ यूज फॉर लेंडिंग और बोरोइंग मनी फॉर द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म को अंडरलाइन करना है. यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है. कैपिटल मार्केट आर फर्दर स्प्लिट इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया आप इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, आईपीओ मार्केट कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे शेयर ट्रेड करते हैं. द कंपनी इशू शेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर और फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट. जो आईपीओ हैं वो सिर्फ शेयर्स के आईपीओ नहीं आते हैं, बल्कि बॉन्ड्स के भी आईपीओ आते हैं. बॉन्ड्स भी कंपनियां इशू करती हैं. तो डेट भी बोरोइंग होती है और इक्विटी बोरोइंग भी होती है. वंस द शेयर्स आर इशूड, द इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब टू देम एट अ लोअर प्राइस
and later sell them to another investor at a higher price to earn profit in the secondary market. पहली बार आपको IPO मार्केट या न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट से शेयर परचेज करने होते हैं. परचेज कौन बेचता कौन है, यहाँ पे सेलर कौन होता है, कंपनी या ओनर जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो बेचता है और इन्वेस्टर्स खरीदते हैं. सेकेंडरी मार्केट में बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, बायर सेलर दोनों ही जो है वो इन्वेस्टर ही होते हैं. जनरल पब्लिक भी हो सकती है, उसमें HNIs भी हो सकते हैं. डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच डील विद ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप्स. फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि वी कैन से फ्यूचर्स आर exchange traded forward contracts. Future contracts are basically exchange traded forward contracts. मतलब ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक्सचेंज में ट्रेड किया जाए वो क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है. अब ये बताइए फॉरवर्ड्स क्या होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, कोई रेगुलेटर, कोई थर्ड पार्टी, कोई आर्बिट्राइजर नहीं होता बीच में. सिंपली कस्टमाइज कंडीशंस होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर ने अपनी क्रॉप पकने के पहले एक ब्रोकर को या एक एजेंट को बेच दी और ये बोला कि ये मेरी 1 हेक्टेयर की क्रॉप है, उसने वीट बोया है उसमें, और हर साल लगभग इसमें 70-80 हज़ार रुपये की पैदावार होती है. मैं आपको आज की तारीख में 50,000 रुपये का इसको बेच देता हूँ. आप मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, जब फसल पक के तैयार होगी पूरी फसल आपको दे देंगे. उसमें कंडीशन में कुछ भी डाल सकते हैं कि पहुँचाने का, घर जो फसल पक के तैयार होगी उसके बाद उस फसल को उसके घर तक पहुँचाने का या मंडी तक पहुँचाने का खर्चा किसका होगा, सारी कंडीशन उसमें लिख सकते हैं. कस्टमाइज्ड होता है दो लोगों के बीच में. उसने कंडीशन बनाई कि ठीक है मैं इसको आपके घर तक पहुंचा दूंगा, फसल पकेगी, काटेंगे, काटने के बाद उसको आपके घर तक पहुंचा देंगे बोरे में पैक करके, और 50,000 रुपये अभी चाहिए. अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकती है. फ्यूचर में 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फसल पक के तैयार होगी या 6 महीने के बाद तैयार हो जाएगी, कुछ भी टाइम हो सकता है. एक फिक्स डेट होगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा. उस तारीख को फार्मर सारी फसल उसके घर पे पहुंचा देगा, पैसा उसको पहले मिल चुका होगा या उसी डेट पे मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या होगा. इसमें अब एक चीज़ ये हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया कि पूरे देश में कि फसल जो है वो उस कमोडिटी के दाम बहुत बढ़ गए, वीट बहुत महंगा हो गया, और जो 50,000 की फसल थी उसके दाम बढ़ के 5 लाख पहुंच गए, मार्केट रेट बहुत बढ़ गया. लेकिन अब फार्मर ने क्योंकि 50,000 पे उसको ऑलरेडी सेल कर दिया है, तो वो फर्दर अब वो 60,000, 51,000, 2 लाख, 5 लाख कुछ नहीं डिमांड कर सकता. उसको वो अब टर्म्स कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ऑब्लिगेशन है ये. और अगर ऐसा हुआ कि मान लो वो खेती कर रहा है, बीच में बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओले गिर गए, फसल ख़राब हो गई, 50,000 की जगह 10,000 की फसल हुई, उसकी वैल्यू 10,000 रुपये निकल रही है, तो अब वो जो एजेंट और ब्रोकर है वो इससे नहीं कहेगा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, को भी 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे. तो जो प्री डिसाइडेड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा. बाद में कोई मुकरेगा नहीं, दोनों का ऑब्लिगेशन है. क्लियर है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कानपुर में टेनरी मैन्युफैक्चरर है, एलन कूपर है, रेड एंड चीफ है, कोई भी कंपनी है. इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी यूके की फर्म के साथ कि मैं 6 महीने के बाद आपको 10,000 पेयर ऑफ शू लेदर के सप्लाई करूंगा. पेमेंट मुझे ग्लोबल पॉन्ड में मिलेगी, उसका कुछ रेट होगा, 10 लाख पॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, कुछ वो प्री डिसाइडेड होगा, और डेट भी डिसाइडेड हो गई. मार्केट में रॉ लेदर के दाम बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ, रेड एंड चीफ ने जो शू मैन्युफैक्चरिंग करी, अपना बनाया, उसमें उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई कि वो प्रॉफिट को भी क्रॉस कर गई. जिस डेट पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करना है वो उनको डिलीवर करना है. उसमें ये कुछ नहीं वो कह सकते हैं क्योंकि वो पहले से तय हैं कंडीशंस. ऑन द अदर हैंड किसी वजह से जिस ऑर्डर दिए जिस कंपनी ने, उसको कोई लॉस हो गया, ग्लोबल पॉन्ड के रेट में कोई फ्लक्चुएशन आ गया, उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, या कुछ भी हो गया, या उसका बिज़नेस ख़राब हो गया, अभी उसको बोरो करके पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसको पे करना पड़ेगा. तो मतलब जो भी कंडीशंस प्री डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड डेट को
पहले से डेट डिसाइड हो जाती है, पहले से टाइम डिसाइड हो जाता है, पहले से कंडीशन डिसाइड हो जाती है, उसी कंडीशन के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमाइज्ड होती हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, कमी क्या है इसमें? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ड्रॉबैक क्या है? ये इन्फोर्स्ड बाय लॉ नहीं है। मतलब अगर आपने उसको स्टैम्प पेपर पे लिखा के रख लिया और उसको रजिस्टर करा लिया तो अलग बात है, मतलब, लेकिन इसमें कोई रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है विद सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रेगुलेटर, तो वो क्या बन जाता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर्स आर बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं उसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। बेसिकली जो डेरिवेटिव बनाया गया था वो ट्रेडिंग के पर्पज से कभी नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था हेजिंग के लिए, हेजिंग पर्पज से बनाया गया था। डेरिवेटिव को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था। डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है एक सर्टेन डेट में, तो ये आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हेज करने के लिए बनाया गया था, ट्रेड करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए नहीं बनाया गया था। तो लोग अब क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम वो नहीं करते हैं। हेजिंग के लिए ही बनाया गया था ये। वॉरेन बफेट साहब ने ये कहा था कि आप ऐसी कंपनी खोजिए, ये मान के चलें कि अगले 10 साल मार्केट खुलेगा नहीं, 10 साल के लिए आपको होल्ड करना है। फिर उनसे पूछा गया आइडियल पोर्टफोलियो होल्डिंग टाइम क्या है, तो फॉरएवर है, मतलब जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब आप बेचें, अदरवाइज इसको होल्ड करके रखें, मतलब से डिविडेंड लेते रहें। लेकिन जो हम लोग को पोर्टफोलियो पता चलते हैं वो बाइंग रेट नहीं पता चलते हैं उसके, कि किस लेवल पे बाई किया गया है, कब बाई किया गया, और बहुत बाद में पता चलता है। तब तक हो सकता है कि वो इन्वेस्टर से एग्जिट भी कर चुका होता है। एक कहावत है बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। तो हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूज़ आती है फला स्टॉक झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है, तब तक वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका होता है। मतलब जब तक जनरल पब्लिक को कोई जानकारी मिलती है तब तक उसकी मलाई उतर चुकी होती है, खाली बिना क्रीम का टोन मिल बचता है सपरेटा वाला। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, मट्ठा ही मिलता है, मलाई निकल चुकी होती है। आप ये नहीं कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप अपना पैटर्न, अपनी पॉकेट, अपना रिस्क एपेटाइट सारा खुद अपने हिसाब से एनालाइज करें, खुद रिसर्च करें और खुद ही खरीदें। या सबसे अच्छा तरीका है कि महाभारत से हमें सीख मिलती है कि महाभारत में 2 पार्टियां थी, कौरव पांडव। कौरव के पास सेना भी ज़्यादा थी, महारथी भी ज़्यादा थे, सब कुछ ज़्यादा था, फिर भी वो हार गए। क्यों? एडवाइज़र हायर कर लीजिए। दुर्योधन के पास शकुनी थे और युधिष्ठिर और अर्जुन और पांडवों के साथ कृष्ण थे, यानी कि एडवाइज़र ने गेम पलट दिया। सेना कम थी, रिसोर्सेज कम थे, सारी चीज़ें कम थी, बट एडवाइज़र अच्छा था। यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट कम था लेकिन आपका एडवाइज़र अच्छा था, तो वो आपके लिए ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर देगा। और ख़राब एडवाइज़र मिल गया तो वो ख़राब भी कर देगा। तो ये हमें थोड़ा सोच समझ के करना है और अपने हिसाब से, अगर आप अपना खुद कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है तो खुद करिए, अदरवाइज़ एडवाइज़र हायर कर लीजिए, सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट एंड आर यूज टू मैनेज फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये डेरिवेटिव किसी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है और उसके प्राइस में, अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंज होता है तो डेरिवेटिव का प्राइस में चेंज होता है। कमोडिटी मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें MCX, NCDX 2 एक्सचेंज होते हैं, MCX, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, एंड NCDEX। तो बेसिकली ये 2 एक्सचेंज होते हैं जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इसमें गोल्ड, ऑयल, व्हीट, राइस, ये सब 50 मेजर कमोडिटीज़। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है, कि ये 4 करेंसी यहाँ ट्रेड होती है, 4 करेंसी ट्रेड होती थी, यूरो, पौंड, येन और डॉलर। चार करेंसी ट्रेड होती हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल भी एक होता है। इस तरह से डेरिवेटिव मार्केट मॉड्यूल है जो हम लोग ये अभी कर रहे हैं, इससे भी थोड़ा सा एडवांस करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल होता है। करेंसी डेरिवेटिव मॉड्यूल की वैल्यू, सारी चीज़ें इससे भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका वगैरह की मार्केट में करेंसी डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा
वॉल्यूम आता है, फिर डेरिवेटिव में आता है। करेंसी डेरिवेटिव में दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, फिर डेरिवेटिव में आता है और उसके बाद फिर कैश में आता है। इंडिया में अभी करेंसी डेरिवेटिव उतना पॉपुलर नहीं है, स्टार्ट हो गया है काफ़ी अच्छा। जब मैं प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में जॉब करता था तब मेरा एक्सपर्टीज़ करेंसी डेरिवेटिव में बहुत अच्छा था। करेंसी डेरिवेटिव में एक्सपोजर रिस्क भी थोड़ा कम होता है और अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, तो आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसमें जो सर्टिफिकेट्स आप निकालोगे एग्ज़ाम देने के बाद, ये आप एक तरह से आप इसको रेंट पे भी दे सकते हो। मतलब अगर कोई ब्रोकिंग हाउस को कोई एक आईडी ओपन करनी है जिसमें वो मल्टीपल आईडी चलाए, जिसमें वो अपने इन्वेस्टर की ट्रेडिंग करे, डेरिवेटिव के या करेंसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। बिना सर्टिफिकेट के वो अपना आईडी ओपन नहीं कर सकता। तो इवन आप लोग अगर सर्टिफिकेट आप निकाल ले तो आप उसको रेंट पे भी दे सकते हो। और करेंसी वाले सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है, मुझे लगता है उसका 3-4 हज़ार रुपये महीने का रेंट ही आता है खाली। बहुत आसानी से आप जो है उसमें पैसे कमा सकते हो। और अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग आती है तो आप वैसे भी काफ़ी वैल्यूबल हो जाओगे और कोई भी आपको ब्रोकिंग हाउस फटाक से हायर कर लेगा अच्छी सैलरी पे। तो इसका भी एक मॉड्यूल होता है। आगे अगर चल के कोई और एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता है और करेंसी में वो पढ़ाई करना चाहता है तो करेंसी ट्रेडिंग में भी मेरे से गाइडेंस ले सकता है। और एक इसी में एडवांस डेरिवेटिव भी होता है, एडवांस डेरिवेटिव मॉड्यूल भी होता है। उसमें 30 सेशन होते हैं। उसमें भी जो है उसमें हम लोग प्रॉपर सिखाते हैं कि आप डेरिवेटिव से ट्रेड करके पैसा कैसे कमाते हैं, तो वो सारा एडवांस डेरिवेटिव में आता है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि करेंसी से रिलेटेड चीज़ें, तो 4 ये डिफरेंट एक्सचेंज होते हैं। स्पॉट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन आर डन ऑन स्पॉट एंड इन कैश ओनली, जैसे जो बाजार, ठीक है, जैसे फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, गोल्ड मार्केट, ठीक है, इस तरह के जो सारे मार्केट होते हैं, सामने सामान दो, पैसा दो, सामान खरीदो, कैश में पेमेंट करो, सामान लेके घर जाओ, वो स्पॉट मार्केट होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे आ गया फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला फंक्शन मैं बात करूँगा कैपिटल फॉर्मेशन। पहले कभी बात करी हो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको काम शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है। कोई भी वेंचर स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल हमें 2 तरह से मिलती है, एक डेट, दूसरा इक्विटी। ठीक है, या तो हम लोन ले लें, डेट मतलब बोरो कर लें, या फिर इक्विटी मतलब हम अपना हिस्सा बेच दें बिजनेस का। भाई किसी कहते भाई 10% हिस्सा ले लो, 20% हिस्सा ले लो मेरे बिजनेस का, 30% हिस्सा ले लो, पैसा मुझे दे दो, इतना प्रॉफिट आएगा, 30% तुम रखना, क्योंकि तुम भी 30% के मालिक बन गए, 10% के मालिक बन गए। तो 2 तरह से पैसा फंड रेज कर सकते हैं। कैपिटल 2 तरह से मिलती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है या फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जो कैपिटल फॉर्मेशन करती है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरीज, आईपीओज ये सब आते हैं। तो इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टेड अमाउंट किसको मिलता है? जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ जाता है? कंपनियों को मिलता है, वेंचर्स को मिलता है, बिजनेस को मिलता है, बिजनेस फर्म को। तो यानी कि उनके लिए वो क्या काम करता है जो मिलता है उनको पैसा? या तो डेट कैपिटल होती है, या तो बोरोड कैपिटल होती है, या इक्विटी कैपिटल होती है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से दिया है तो इक्विटी कैपिटल हो गई। अगर उन्होंने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड रेज किया, डेट कैपिटल हो गई। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जितने सारे हिंदुस्तान में रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा, जिनके पास सरप्लस पैसा है, वो सारे का सारा पैसा अपना कहाँ डालते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा किसको मिल जाता है? बिजनेसमैन को मिलता है। और बिजनेसमैन क्या करता है उस पैसे का? वो उससे और पैसा बनाता है, मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करता है? अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को, एचएनआईज़ को, जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्वेस्टर को पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में, या इंटरेस्ट के फॉर्म में अगर डेट है तो, और इक्विटी है तो डिविडेंड के फॉर्म में वापस करता है। खुद की वेल्थ क्रिएट करता है। गवर्नमेंट को भी देता है, गवर्नमेंट को देता है कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में। इनडायरेक्ट टैक्स देता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, सारा इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स का सरप्लस पैसा फाइनेंशियल मार्केट में आता है, फाइनेंशियल मार्केट वाला पैसा बिज़नेस को मिलता है, बिज़नेस को मिलता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है यानी कि बिजनेसमैन को बिज़नेस करने के लिए इजी कैपिटल मिलता है, आसानी से पैसा मिलता है, इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, आसानी से फंड रेज हो जाता है, पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। और जब उसको आसानी से पैसा मिलता है तो वो बिज़नेस को ग्रो करता है,
डेट बोरोइंग करनी होती है तो इंटरेस्ट पे करता है, अगर इक्विटी बोरोइंग की होती है तो डिविडेंड पे करता है। पॉइंट है प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर वो सारे के सारे ओनर अपने पास रख के बैठा रहे तो उससे रियल प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक कंपनी थी MMTC, शायद माइनिंग की कंपनी है, PSU कंपनी थी। इसके 100% 99 पॉइंट समथिंग परसेंट शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे। इसका शेयर प्राइस 8,000, 10,000, 12,000 ट्रेड करता था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट के पास थे, थोड़े 2-4 1% से कम मार्केट में फ्लोट करते थे। गवर्नमेंट कभी अपने शेयर बेचती नहीं थी तो शेयर का प्राइस जो है आसमान छूता था। सेबी ने कहा ऐसा है कि ये सब नहीं चलेगा, 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए, 25% शेयर आपके मार्केट में होने चाहिए। एटलीस्ट 25% शेयर तो मार्केट में होने ही चाहिए अगर आपको इक्विटी मार्केट में लिस्ट कराना है कंपनी को। तो 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 75% से ज़्यादा होल्डिंग करेगी तो रियल प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी। सारे शेयर प्रमोटर ही दबा के बैठा रहेगा तो शेयर को कभी बेचेगा ही नहीं, तो रियल प्राइस पता ही नहीं चल पाएगा। लोग धोखे में रहेंगे, कभी आखिरी में जाके उनको लॉस हो जाएगा, जैसे MMTC के साथ हुआ। बहुत महंगा शेयर था, तो जब फर्दर उसके लिए FPO आया, गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची। अभी MMTC का प्राइस मैंने देखा था कुछ समय पहले 30-40 रुपये तक चला गया था नीचे लेवल पे, हो सकता है लो और नीचे का भी हो। तो 30 रुपये का शेयर हो गया वो, 50 रुपये तो बहुत सालों तक चल रहा था। कई हज़ार रुपये का शेयर चलता था जो वो 50 रुपये का हो गया। क्यों? क्योंकि फिर जब मार्केट में उसके शेयर आए तो उसकी रियल औकात आ गई बाहर, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन उतनी थी नहीं जितना वो ट्रेड कर रहा था वो, तो क्योंकि शेयर कोई बेच ही नहीं रहा। तो अगर एक शेयर भी किसी ने खरीद लिया तो रेट ऊपर का हो गया, फिर और ऊपर का हो गया, फिर और ऊपर का हो गया, तो इस तरह से वो रेट चढ़ा हुआ था। तो यानी कि जब फाइनेंशियल मार्केट में शेयर लिस्टेड होते हैं प्रॉपरली तब उसकी रियल प्राइस डिस्कवरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फंड मोबिलाइजेशन। ये कौन बताएगा? तो यानी कि क्या होता है, ये भी जब भी हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि सरप्लस से डेफिसिट की ओर फंड्स आ रहे थे। यहाँ पे इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर के पास पैसा था और एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा नहीं था, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए था, तो बिजनेसमैन कह रहा था मुझे पैसा दे दो। सरप्लस जिसके पास फंड्स हैं उसने डेफिसिट को दे दिया, क्योंकि जो इसके पास है ये इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मान लो एक टीचर है, एक बैंक का क्लर्क है, एक ब्रांच मैनेजर है बैंक का, किसी एक PSU कंपनी में कोई काम करता है, उसको नौकरी करना है, घर में आना है, सैलरी उसकी आ रही है अच्छी खासी, पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया, उतना खर्च नहीं होता है। उसने क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो खुद तो कंपनी नहीं चला सकता, तो उसने जिसको दिया उसको पैसे की जरूरत थी, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फंड मोबिलाइजेशन इकोनॉमी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन को जितना ज़्यादा फंड मिलेगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड हो पाता है, सरप्लस से डेफिसिट की ओर फंड जाते हैं और इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करती है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग, जिनकी भी होल्डिंग 75% से ज़्यादा है प्रमोटर के पास, वो सबको अपनी अपनी होल्डिंग 75 या इसके नीचे लानी है, इसीलिए उसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जितनी भी PSU कंपनियां हैं जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़्यादा है, प्राइवेट प्रमोटर्स होते हैं उसमें तो ज़्यादा सख्ती होती है, क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है तो उनको ये पता है, सेबी को ये पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये कस्टमर के या इन्वेस्टर के वेलफेयर को ध्यान में रखेंगे, लेकिन रूल उनको भी फॉलो करना है। तो इस तरह से अगर वो बहुत सडनली, अब देखिए इसी का रेट, इसका हाल क्या हो रखा है, ये भी 26 रुपये का बिक रहा है। अच्छे बैंक है वो कई हज़ार के हो गए हैं, स्प्लिट भी हो गए, इसकी फेस वैल्यू भी मेरे ख्याल से 10 ही रुपये होगी अभी भी, तो इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये थी, यानी कि ये स्प्लिट भी नहीं हुआ और बोनस भी नहीं दिया इसने, तब भी उसका रेट घटते 26 रुपये हो गया है। और मेरे ख्याल से लो उसके नीचे होगा, अगर आप इसका 5 ईयर का लो देखेंगे तो कहा उससे भी नीचे हो, ये देखिए 10 रुपये का लो है, मतलब फेस वैल्यू पे आ गया अपनी। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 10 रुपये 10 पैसे तक लो चला गया। क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है ये? इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर वो गवर्नमेंट एकदम से उसका हिस्सा बेच डालेगी, किसी भी शेयर में सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो शेयर का प्राइस किधर जाता है। तो अगर ये 10 रुपये और 20 रुपये 25 रुपये में ट्रेड कर रहा है, गवर्नमेंट उठा के फर्दर और 10-15% शेयर बेच देगी तो कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा, ये नीचे नहीं जीरो के करीब आ जाएगा, सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, सरकार का भी डूब जाएगा, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग अगर किसी की फंस गई होगी वो भी डूबेगा, अगर किसी रिटेल के पास फंसा होगा वो भी डूब जाएगा। और ये अभी बीच में कुछ दिन पहले ही अच्छे से इसने बढ़त बनाई है,
जब इसका प्राइवेटाइजेशन में नाम आ गया है, उसी दिन ये थोड़ा चला भी था, एक दिन से सडनली देखो सडन जम आया है, ये देख रहे हैं, ये 19 रुपये से सीधे बढ़ के ये 26-27 रुपये हो गया था। ये क्या क्या न्यूज़ आई थी यहाँ पे कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो जैसे ही ये खबर आई कि इस प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वैसे ही ये रेट बढ़ गया। मतलब कि इन्वेस्टर सरकारी बैंक से ज़्यादा प्राइवेट बैंक पे भरोसा करने के लिए तैयार बैठा है। इससे आपको बात समझ में आई कि मतलब बैंक के लिए प्राइवेटाइजेशन एक ख़राब बात होती है। अगर बैंक गवर्नमेंट की कस्टडी में रहेगा तो ज़्यादा भरोसा रहेगा लोगों का कि प्राइवेट बैंक पे ज़्यादा भरोसा रहेगा। बताइए, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आने पर है कि गवर्नमेंट को हिस्सा बेचना पड़ेगा। सेबी ने रूल बना दिया है 75% से ज़्यादा होल्डिंग रखनी नहीं है अभी फ़िलहाल। वो 10% बेचा है उन्होंने, तब 89 के आसपास आया है। और अगर वो फर्दर 10-20% और बेच देंगे तो शेयर की प्राइस 2 रुपये की हो जाएगी, 50 पैसे की हो जाएगी, कहीं ज़ीरो ही ना हो जाए। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेटाइजेशन मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा तो प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, कैसे प्राइवेटाइज होगा ये बैंक को, क्या इसमें मैकेनिज्म लगाएगा कि गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज हो जाएगा बैंक, प्राइवेट बैंक बन जाएगा, क्या होगा उसमें मैकेनिज्म क्या लगेगी? वो शेयर खरीदेगा इसके, तो जैसे ही शेयर खरीदेगा वैसे ही गवर्नमेंट की होल्डिंग नीचे आ जाएगी। इसकी वजह से ये शेयर प्राइस, मतलब लोगों को थोड़ा राहत मिला कि थैंक गॉड, अब एक बायर आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो खरीदेगा, अब हम लोग कुछ मुनाफा कमा पाएंगे। तो इसीलिए सीधे स्ट्रेट लाइन में जंप आया था ये, ठीक है। लेकिन वो भी ज़्यादा टिका नहीं, फिर वापस फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन अभी भी 26 के आसपास ही चल रहा है, इसीलिए थोड़ा वो चल पा रहा है। अदरवाइज़ उसके काबिल भी नहीं है, बैंकरप्ट हो गया ये बैंक। अगर लोग इससे बैंक के पैसे निकालने एकदम से पहुंच जाएं तो वापस नहीं कर पाएगा ये, इसलिए ये स्थिति है इसकी। इसलिए इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज़ करने पे ही इसके शेयर प्रमोटर होल्डिंग कम होगी। अब सरकार खुले मार्केट पे तो बेचेगी नहीं अपने शेयर, बेचेगी तो वो शेयर का प्राइस और नीचे आएगा, इन्वेस्टर को लॉस होने लगेगा। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक का वो प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। और भी इस तरह के जो PSU बैंक हैं जो बहुत मरनासन हालत में है, उनको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। आगे चल के और कर देंगे। मर्जर भी इसीलिए किया गया है, बैंकों को मर्ज किया गया ना आपस में, कई सारे बैंकों का, तो इसीलिए किया गया है मर्जर और ये सब सारी चीज़ें कि उनके लॉस को और उनके होल्डिंग्स को कम किया जा सके, प्रमोटर होल्डिंग को, और उनके लॉस को कम किया जा सके बैंकरप्ट होने की। क्योंकि अगर मार्केट में ये न्यूज़ आ गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक बैंकरप्ट हो गया है, सरकारी बैंक, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा हिंदुस्तान में। वो बैंकरप्ट नहीं होने देते हैं, उसके पहले उसको मर्ज कर देते हैं या प्राइवेटाइज़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IDBI बैंक की आपको हिस्ट्री पता है ना, तो यानी कि अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसकी सारी होल्डिंग थी, मैक्सिमम होल्डिंग, और वो RBI की सब्सिडरी थी, SIDBI RBI चलाता था उसको। IDBI बैंक को फिर गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो बैंकरप्ट ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे इसके NPA हो रहे हैं, 25-26% लोन NPA हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, फिर फाइनली उसको बेच डाला, प्राइवेटाइज़ कर दिया। अभी वो ठीक ठाक चल रहा है, उसके प्राइस भी थोड़ा बढ़े हैं, शेयर प्राइस भी बढ़े हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक हुई है। क्लियर है? तो हम क्लास फिर आपकी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।